नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है। आईएएस मीनाक्षी सुंदरम का प्रमोशन। 2001 बैच के मीनाक्षी सुंदरम बने हैं प्रमुख सचिव। अब उत्तराखंड में 3 प्रमुख सचिव हैं। आर के सुधांशु और एल फेनई भी प्रमुख सचिव बने हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब 3 अधिकारी प्रमुख सचिव हैं उत्तराखंड में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर आर के सुधांशु एल फेनई भी प्रमुख सचिव है और अब एक और नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है। आईएएस मीनाक्षी सुंदरम का प्रमोशन किया गया है। 2001 बैच के अधिकारी भी हैं आईएएस मीनाक्षी सुंदरम। और सीएम के काफ़ी खास भी माने जाते हैं, और ऐसे में शासन के कई अहम पदों पर भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए भी नजर आते हैं। और अब एक बार फिर से उन्हें प्रमोशन का तोहफा दिया गया है। तो आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम को प्रमोशन दिया गया है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, एक बार फिर से जिस तरह से प्रमोशन दिया गया, किस तरह से अब इसको देखा भी जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह देखा जाए कि 2001 के बैच के जो अधिकारी हैं उनको जो है इस तरह का प्रमोशन दिया गया है, और ये प्रमोशन जो है उन्हें देने के बाद उनको प्रमुख सचिव की नियुक्ति कर दी गई है। प्रमुख सचिव जो है पहले 2 थे, अब 3 हो जाएंगे प्रदेश के अंदर। देखा जाए तो जिस तरह से मीनाक्षी सुंदरम को बनाया गया है, और ऐसे में प्रमोशन 2001 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, और ऐसे में सीएम धामी के चयनित अधिकारियों में से एक इनको माना जाता है, और उस समय से पहले प्रमोशन का तोहफा जो है इनको दिया गया है। ये देखिए, बिल्कुल अगर माना जाए तो देखिए सीएम के चहेते में से हैं, और साथ ही साथ एक सीनियर अधिकारी हैं, काफी जिम्मेदारी से अपनी जो ड्यूटी है उसका निर्वहन करते हैं, उसका तोहफा जो है इनको दिया गया है। और अब जिस तरह से 3 प्रमुख सचिव अब उत्तराखंड में काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है काफी विकास कार्यों को गति मिलेगी, क्योंकि काफी कार्य जो है ऐसे रहते हैं जो लंबित रहते हैं, कार्य नहीं हो पाते। लेकिन अब प्रमुख सचिव रहेंगे तो कार्यों को गति भी मिलेगी, और साथ ही साथ जिस तरह देखा जाए कि काफी अनुभवी ये माने जाते हैं, सीएम के चहेते हैं, तो जो काफी योजनाओं को के बारे में संदर्भ में जो कई बार बैठकें होती हैं उनमें भी कई गतिमान जो है रहेंगे, और साथ ही साथ नई चीजों को बेहतर तरीके से आगे लाने में, क्रियान्वयन कराने में उनका काफी भागीदारी रहेगी। तो देखिए, बिल्कुल अच्छे अधिकारी हैं, और काफी इनकी पकड़ भी रही है, और काफी इन्होंने पदों पर ये रहे हैं, और अच्छा अनुभव इनके पास है। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड को एक अच्छा प्रमुख सचिव और मिलने जा रहे हैं। इसमें जो है निश्चित तौर पर आने वाले कल में इनका फायदा जो है उत्तराखंड वासियों को मिलेगा। जो योजनाएं होंगी सरकार की, उनको क्रियान्वयन कराने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए काफी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में बदलाव की संभावना। कांग्रेस हाईकमान ने ओडिशा महाराष्ट्र में बदले हैं प्रदेश अध्यक्ष। उत्तराखंड कांग्रेस को भी जल्द मिल सकता है नया अध्यक्ष। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि सूत्रों के हवाले से मिल रही है, कि उत्तराखंड कांग्रेस में भी बदलाव संभव है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कई जगहों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं, और उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष मिल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, और संगठन में कुछ बड़े बदलाव भी किए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यह भी चल रहा है कि जल्दी बदले जा सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष, और उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में बड़े बदलावों की भी संभावना दिखाई दे रही है। तो ये सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कांग्रेस हाईकमान ने उड़ीसा महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्षों को भी बदला है, और इस कड़ी में उत्तराखंड को भी नया अध्यक्ष मिल सकता है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं उत्तराखंड कांग्रेस के लिहाज से? जी विशाल, देखिए उत्तराखंड में भी कांग्रेस में जो है संगठन के बदलाव की चर्चाएं चल रही है, और ऐसे में जिस तरीके से देश भर में कई प्रदेशों में अध्यक्ष बदले भी जा रहे हैं, कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से जो है ये भी खबर सामने आ रही है कि उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के संगठन में अन्य बदलाव भी जो है वो हो सकते हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से ओडिशा और महाराष्ट्र के
प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, तो ऐसे में चर्चाएं हैं कि उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों के भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। तो ऐसे में इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं केंद्रीय स्तर पर तैयारियां भी चल रही है और केंद्र में लगातार जो बैठक भी हो रही है। तो ऐसे में अब उत्तराखंड में भी ये संगठन में बदलाव होते हैं नहीं होते, यह देखने वाली चीजें होंगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो है ये चीज सामने आ रही है कि जो है उत्तराखंड कांग्रेस में भी जल्द ही बड़े बदलाव जो है वो हो सकते हैं। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह मानी जा रही है अरुण? या ये देखा जाए कि एक के बाद एक जो इलेक्शन हारे उसके बाद ही इस तरह के बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, या फिर इसके पीछे की गुटबाजी बताई जा रही है, या फिर कोई अन्य कारण भी बताए जा रहे हैं? जी विशाल, देखिए कोई भी दलों सभी दलों में समय समय पर संगठन में बदलाव होते ही हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी में भी जो है संगठन में बदलाव भी हो रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि कांग्रेस पार्टी को कई जो है राज्यों में भी हार का सामना करना पड़ रहा है और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एक दो उपचुनाव जरूर जो है कांग्रेस पार्टी जीती, लेकिन उसके बाद लगातार हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ रहा है। चाहे 2022 के विधानसभा के चुनाव हो, 2024 के लोकसभा के चुनाव हो, फिर बीच में उपचुनाव जरूर कांग्रेस जीती, लेकिन उसके बाद केदारनाथ उपचुनाव कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। फिर नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से तमाम चीजें हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि ये भी एक कारण हो कि जिस वजह से प्रदेश अध्यक्ष अब बदले जा रहे हैं, या फिर आपसी अंतर कलह, या फिर और भी तमाम चीजें देखने को भी मिल सकती है। लेकिन अब ये बात कितनी सही है, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं नहीं बदले जाते, यह चीजें देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर, आज हड़ताल पर रहेंगे वकील, पेपरलेस रजिस्ट्री और यूसीसी का करेंगे विरोध। आक्रोश रैली निकालकर डीएम को सौंपेंगे मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। कोर्ट में टाइपिंग और स्टाम्प वेंडर भी रहेंगे बंद। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज वकील हड़ताल पर रहेंगे, अपना प्रदर्शन भी जारी रखेंगे और ऐसे में सरकार को चेताने का भी काम करेंगे। साथ ही पेपरलेस रजिस्ट्री और यूसीसी का विरोध भी करने वाले हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का प्रदर्शन करने वाले हैं आज वकील? जी सर, बिल्कुल देखिए, आज अधिवक्ता आक्रोश रैली निकाल रहे हैं और अधिवक्ताओं का कहना है कि जिस तरीके से यूसीसी में शादी और वसीयत से वकीलों को अलग रखा गया है और इसी के साथ ही जो रजिस्ट्री पेपरलेस की जा रही है उसके विरोध में वकील आज प्रदर्शन भी करेंगे और आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें कि जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी जो है अधिवक्ता सौंपने जा रहे हैं। तो ऐसे में अधिवक्ताओं का कहना है कि इससे अगर रजिस्ट्री पेपरलेस होंगी तो इससे कई अधिवक्ताओं के व्यवसाय पर भी असर पड़ेगा। तो ऐसे में रजिस्ट्री जो है वो पेपरलेस नहीं होनी चाहिए और इसी के साथ ही यूसीसी में जो शादी और वसीयत के पंजीकरण है उनको उसमें भी जो है वकीलों की भूमिका रखी जानी चाहिए। और इस तरीके से जो है क्योंकि उसमें भी वकीलों को काफी नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। तो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन आज वकील कर रहे हैं और ऐसे में अब सरकार कितना अमल इनकी मांगों पर करती है, क्या कुछ बीच का रास्ता निकलता है, यह तमाम चीजें देखने वाली होंगी। तो ऐसे में क्या माना जाए, जिस तरह से जो वकील हैं, क्योंकि उनका काम स्टैम्प से चलता है, पेपर से चलता है, तो ऐसे में क्या उनके सामने किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं? वकील क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? जी सर, बिल्कुल देखिए, वकीलों का यही कहना है कि अगर इस रजिस्ट्री पेपरलेस हुई तो इससे कई वकीलों के व्यवसाय पर सीधा सीधा असर पड़ेगा और एक कई तरीके से जो है काम भी पूरी तरीके से बंद भी हो सकता है। तो ऐसे में उनके व्यवसाय पर काफी बुरा असर इससे पड़ेगा। तो ऐसे में यही कारण है जिस वजह से वकील आज जो है आक्रोश रैली भी निकाल रहे हैं। इससे पहले भी कई बार वो इसको लेकर के विरोध भी कर चुके हैं जब जब भी रजिस्ट्रियों को पेपरलेस करने की बात चलती है। लेकिन ऐसे में कैबिनेट में भी पेपरलेस रजिस्ट्रियों को करने के लिए जो है बात रखी गई थी और ऐसे में कैबिनेट से भी उसे मंजूरी मिली और बजट सत्र में उसको लेकर के क्या कुछ प्रावधान आते हैं, यह चीजें भी देखने वाली होंगी। लेकिन अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं और अब ऐसे में सरकार और अधिवक्ताओं के बीच में क्या रास्ता निकलता है, क्या कुछ इस पर निर्णय लिया जाता है, ये चीजें देखने वाली होंगी। अरुण, क्या पहले भी इस तरह की कोई वार्ता हो चुकी है या फिर सीधा डायरेक्ट प्रदर्शन करने की तैयारी में है वकील? जी सर, देखिए, अधिवक्ता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और कई बार सरकार को चेता भी चुके हैं कि इस तरीके का फैसला नहीं लिया जाना चाहिए और कई बार इसका विरोध लगातार वकील करते हुए दिखाई भी दिए। तो ऐसे में अब आज ज्ञापन वकील सौंपने जा रहे हैं और ज्ञापन के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, उसके बाद वकीलों की क्या भूमिका रहती है, ये इस आक्रोश रैली के बाद ही तमाम चीजें जो है निकलकर सामने है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज हल्द्वानी दौरा है, जहां वे 38वें राष्ट्रीय खेलों में समापन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
हल्द्वानी के इंदिरा गांधी स्टेडियम गोलापार में समापन समारोह का आयोजन होना है। आज शाम 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह हल्द्वानी पहुंचेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, मेघालय के मुख्यमंत्री, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा समेत भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा भी शामिल होंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये हल्द्वानी में दौरा रहने वाला है और इस दौरान 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज समापन भी होगा। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे शाह। इंदिरा गांधी स्टेडियम गोलापार में समापन समारोह का भी आयोजन किया गया है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस समय पहुंचने का कार्यक्रम है और किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं? लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंच रहे हैं और आज हल्द्वानी में भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके लिए तमाम व्यवस्था भी की जा चुकी है। और इस कड़ी में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, साथ ही खेल मंत्री मनसुख मंडाविया भी पहुंचेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहाँ मौजूद रहेंगे। साथ ही तमाम बड़े नेता बीजेपी के भी शामिल होंगे। हालांकि राष्ट्रीय खेलों की जब शुरुआत हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था और अब समापन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इस दौरान खिलाड़ियों से भी मुलाकात करेंगे, जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, जिन्होंने खेलों में मेडल जीते, उनको भी शाबाशी देने का काम करेंगे। और ऐसे में इंदिरा गांधी स्टेडियम गोलापार में आयोजन किया गया है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। सभी खिलाड़ियों को भी इस दौरान आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने खेलों में बेहतर प्रदर्शन किया है, मेडल जीते हैं। उन सभी से मुलाकात भी करेंगे केंद्रीय खेल मंत्री और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री। तो आज अमित शाह पहुंचेंगे, साथ ही मनसुख मंडाविया उनके साथ होंगे और इस दौरान पीटी ऊषा भी उनके साथ मौजूद होंगी। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या भी इस दौरान शामिल होंगी। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है राष्ट्रीय खेलों के समापन को लेकर? पंकज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, देखिए बताना चाहूंगा जो अब आज जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन यहाँ पर होने वाला है, जिसमें जो है भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी लगभग 3:45 पे यहाँ पर जो बरेली एयरफोर्स के वहां से लैंड करके हल्द्वानी आर्मी कैंट में लैंड करेंगे। जिसके बाद तत्पर एक भव्य शोभा यात्रा जो इनकी निकाली जाएगी, जो तिकोनिया चौराहा निर्मला कॉन्ट से होते हुए यहाँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पहुंचेगी और लगभग जो है 4 बज के कुछ मिनट पर ध्वज वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा, क्योंकि 39वें राष्ट्रीय खेल जिस राज्य को कराने होंगे तो वो ध्वज यहाँ पर उनको अमित शाह जी के द्वारा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के अंदर जो पहली बार उत्तराखंड ने जो है 80 पदक जीतने के बाद 7वें स्थान पर स्थान लिया है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री सहित तमाम नेता और सारे खेल प्रेमी और उत्तराखंड की जनता काफी उत्साहित दिख रही है। उनका साफ तौर से कहना है कि पहली बार जो उत्तराखंड ने नेशनल खेलों के अंदर अच्छा प्रदर्शन करके उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। जी, तो ऐसे में क्या माना जाए पंकज, क्योंकि खिलाड़ियों को भी इस दौरान बुलाया गया है जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, उन सभी से भी मुलाकात हो सकती है, किस तरह की चर्चा रहने वाली है? देखिए, जितने भी खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन उत्तराखंड के अंदर किया है उनको यहाँ पर बुलाया गया है, आमंत्रित यहाँ पर किया गया है और शायद उनको सम्मानित भी किया जाएगा। लेकिन अमित शाह जी का कार्यक्रम शॉर्ट कार्यक्रम है, छोटा सा कार्यक्रम है। इनको लगभग 45 या 55 मिनट तक यहाँ वो रह पाएंगे, उसके बाद वो लैंड कर जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से भारत से जैसे मेघालय के मुख्यमंत्री वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कैबिनेट मंत्री जो है वो रेखा आर्या वो भी, और केंद्रीय खेल मंत्री वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं और भारत ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा भी यहाँ पहुंची, तो कई गणमान्य लोग पहुंचने की यहाँ पर संभावना है। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
38वीं राष्ट्रीय खेल की कई पड़ती स्पर्धा में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 17 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर मेडल और 32 कांस्य पदक भी जीते हैं। कुल 75 पदक हासिल करने के साथ ही उत्तराखंड 7वें नंबर पर रहा है। पिछले राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड 25वें स्थान पर था और अब 7वें स्थान पर पहुंच गया है। हरियाणा पदक तालिका में 113 पदकों के साथ चौथे नंबर पर है, जिसमें 29 स्वर्ण, 40 रजत और 44 कांस्य पदक शामिल है। इस दौरान कर्नाटक 33 स्वर्ण के साथ कुल 75 पदक के साथ तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और इस दौरान 41 स्वर्ण, 52 रजत और 53 कांस्य सहित कुल 146 पदक जीते हैं। वहीं पहले नंबर पर एसएसबी के 54 स्वर्ण के साथ कुल 97 पदक हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ने का काम कर रही है। राज्य बनने के बाद क्षेत्र में 2 लाख हेक्टेयर कम हुआ है, लेकिन उत्पादन 3 लाख टन बढ़ गया है। मंत्री ने कहा है कि आज हमारे मिलेट्स की डिमांड पूरे देश में हो रही है। कई बड़े ग्रुप्स के साथ हमने टाई अप भी किया है और कृषि मंत्री ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ने का काम कर रही है। आगे उन्होंने ये भी बताया है कि सेब के उत्पादन में कश्मीर और हिमाचल के बाद अब हम तीसरे नंबर पर हैं। पिछले साल हमने 2 लाख सेब के पौधे लगाए थे और इस साल 12 लाख के करीब पौधे लगाने वाले हैं। पहले हमारे विभाग में कर्मचारियों की भी कमी थी, मगर आज हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में 609 कर्मचारी भी हमारे पास हैं। सिंघाड़े की खेती में भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा मंत्री जोशी ने कहा है कि 50,000 से ज़्यादा पॉली हाउस हम लगाने जा रहे हैं, जिसके लिए 300 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की गई है। कृषि के प्रति हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है। आधुनिक तकनीक का उपयोग कर लगातार अपने उत्पाद को हम बढ़ा रहे हैं और आज जो हमारी परंपरागत फसलें हैं, श्रीअन्न, मिलेट्स, 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया था। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र स्थित मेट्रो अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की एक महिला कर्मचारी का शव शौचालय में पाया गया, जिसको लेकर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाते हुए गहन जांच की भी मांग की है। उनका कहना है कि उनकी बेटी कोचिंग के बाद सीधे अस्पताल में ड्यूटी के लिए गई थी, लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वहीं जब तक परिवार अस्पताल पहुंचा तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। ना तो जी हमारे पे फोन गया जब पता लगा कि लड़की की तबीयत ज्यादा खराब है। ये नहीं बताया उन्होंने कि कब से तबीयत खराब है, कुछ नहीं है। वहाँ हमने सुना कि वो 5 बजे से बनती 2 घंटे बंद रही उसमें टॉयलेट में। और टॉयलेट वो ऐसा नहीं है, एमआईसीयू के बिल्कुल जस्ट 12 स्टाफ का टॉयलेट है। हमें तो हॉस्पिटल की तरफ से नहीं बताया गया। हॉस्पिटल में उसकी सहेली थी एक जो शाम काम करती थी, वो ड्यूटी से जा चुकी थी घर 4 साढ़े 4 बजे जिस टाइम भी उसकी ड्यूटी खत्म होती होगी। उससे पे फोन गया उसके डिपार्टमेंट से कि वो लड़की सलोनी जो है उसको ज्यादा तबीयत खराब है, जो भी उन्होंने बताया होगा उसको बताया और बोला कि उसके घर फोन कर देते। सलोनी नाम की एक जो लड़की है, ये यहाँ पे मेट्रो में नर्सिंग स्टाफ में काम कर रही थी। इनकी ड्यूटी में आज 2 बजे से 8 बजे तक की शिफ्ट में थी। 5 बजे तक ये वहीं हॉस्पिटल में थी और उसी जहाँ पे इनकी ड्यूटी रूम है उसी के बराबर के बाथरूम में इनकी बॉडी मिली। और जब इनको ढूंढा गया नहीं मिली तो संघ के स्टाफ ने महिला, जिसमें महिला पुरुष दोनों है, उन्होंने जब उस बाथरूम को खटखटाया और तो वो बंद था दरवाजा, उसको तोड़कर ये अंदर गए तो वहाँ अचेत अवस्था में मिली। उसको उनके द्वारा उसको प्राथमिक उपचार देने का प्रयास किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने पर थाने की पुलिस वहाँ पहुंची है। बॉडी को पंचायतनामे के लिए भिजवाया गया है।
उत्तराखंड वन आरक्षी संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। वन आरक्षी लंबे समय से वर्दी में संशोधन कर एक स्टार जोड़ने, 10 साल से अधिक सेवा देने वालों के प्रमोशन और अन्य विभागों की तर्ज पर 13 महीने का वेतन देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार और वन विभाग से बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उत्तराखंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है और इसी के साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ जाएंगी। हर साल करोड़ों रुपए की वन संपदा राख हो जाती है, लेकिन इस बार हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। सरकार और वन विभाग के लिए ये एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि जंगलों की सुरक्षा में तैनात वन आरक्षी हड़ताल पर बैठ गए हैं। देखिए, हमारी वन आरक्षी संघ की कई सालों से विगत 10 एक साल से बहुत सारी मांगें चल रही थी, जिसके लिए हमने बहुत सारे पत्र भेजे, बहुत निवेदन किया, बहुत अनुरोध किया सरकार से, शासन से, वन विभाग के उच्च अधिकारियों से। बार-बार हमारी अनदेखी होती रही, जिसके बाद हमें क्रमिक अनशन कर रहे थे। प्रांतीय कार्यकारिणी ने एक आह्वान किया था कि सभी अपना कार्य बहिष्कार करेंगे को लेके। हमारी बहुत सारी मांगें थी, जिसमें प्रथम मुख्य मांग थी एक प्रमोशन को लेके। नए, जैसे आपने देखा होगा वन दरोगा की नई भर्ती हुई है, पर पुराने जो लोग थे, जो वर्षों से मेहनत करते हुए जंगल में आ रहे हैं, पहले संविदा में काम किया, फिर पक्के हुए, उसके बाद भी उनकी अनदेखी, ना प्रमोशन हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। हमारी मांग थी जो 2018 में इन्होंने नियमावली संशोधन करा था, तो उसको दोबारा वापस लेके 16 वाली जो नियमावली है उसको लागू करा जाए। और सरकार से जो है हम आज से मांग नहीं कर रहे हैं, लगभग 3 साल 4 साल से लगातार मांग पत्र दे रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। इसके बावजूद अब हम लोग मजबूर हो गए हैं। आप बताइए, ऐसी स्थिति में जब वन कर्मचारी जो है, जिसको 13-13, 14-14 साल से हम लोग एक ही वेतन पे कार्य कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हम डायरेक्ट भर्ती का विरोध नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट भर्ती करिए। इसके साथ साथ आप जो पूर्व में जो वन आरक्षी भर्ती कर रखे हैं, जिनको 10 साल हुए हैं, कार्य पूर्ण हो गया 10 साल सेवा में, उनका प्रमोशन। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान ने बताया है कि विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं। इसके अलावा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए बच्चों को तनाव मुक्त परीक्षा देने की सलाह भी दी गई है। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो 21 फरवरी से 11 मार्च तक की जो अवधि है इसके बीच में होंगे। तो इसके लिए सभी स्कूल्स जो हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्री बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी हो गए हैं। सभी स्कूल्स को निर्देश दिए गए थे कि प्री बोर्ड एग्जाम्स में जो रिजल्ट आएगा उसमें जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा वीक हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है, तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दें। इसके अलावा विभाग लगातार स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी कई वर्कशॉप्स कर रहा है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था, जिसमें भी रिकॉर्ड पंजीकरण हुआ है हमारे स्टेट में, और गत वर्ष से काफी बड़ा है हमारे यहाँ वो। और अब की बार जब परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संबोधित किया था स्टूडेंट्स को, तो उसमें भी लगभग हमारे यहाँ से 5 लाख से अधिक बच्चे जो थे क्लास 6 से 12 तक के, उन्होंने उसमें और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।